हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इन्फेंशियल स्टेट्स की क्लास है और बहुत मज़ेदार क्लास है और बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है। आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है। क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी CLT। इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो सब भी इसके अंदर हम करेंगे और साथ में जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, CLT क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन CLT के बारे में बताता है कि स्टेट दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन अप्रोचेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर। यानी आप सैंपल जो आप निकालोगे, अभी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो सैंपल हम निकालेंगे, सैंपल साइज अगर बड़ा होगा तो उनका जो सैंपल मीन है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप में अप्रोच करेगा, नो मैटर वट एवर बी द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप कैसी भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए सैंपल साइज ऑफ 30 और मोर इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट टू होल्ड CLT। सैंपल साइज अगर 30 या उससे ज़्यादा होगा तो आप उसमें CLT लगा सकते हो। एंड द सैंपल साइज बिकम्स लार्जर, द प्रेडिक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स एक्यूरेट। और अगर आपका सैंपल साइज बड़ा होगा तो आप पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। ठीक है, ये प्रेडिक्शन क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स की जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सैंपल को यूज़ करके पॉपुलेशन के बारे में एक अनुमान निकालते हैं, कि उसके बारे में कोई एक कंक्लूजन निकालते हैं कि पॉपुलेशन का मीन इस तरीके का हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कहता है कि अगर आपके पास मान लो कोई एक पॉपुलेशन है, एक आपके पास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो कर्व है वो कैसा भी हो पहले, ठीक है, वो कैसा भी हो पहले, मतलब ये हमने इस तरह का ले लिया। अब यहां से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स चूज करते हैं। ठीक है, इसमें से हम कुछ सैंपल्स चूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सैंपल चूज कर लिया, सैंपल 1। इसके अंदर डाटा पॉइंट ले लिया हमने x1 x2 करके कुछ डाटा पॉइंट लिए। दूसरा सैंपल हमने चूज किया, तीसरा सैंपल चूज करा। इस तरह से हमने कई सारे सैंपल्स यहां से चूज कर लिए। अब ये जो सैंपल्स हम चूज करेंगे, इन सैंपल का जो आइडियल साइज है वो कितना होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30। यानी जिसमें डाटा पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो कम से कम इसमें 30 जरूर होनी चाहिए अगर आपको CLT यूज करनी है तो। अब इन सब का अगर आप मीन निकालते हो, हर एक सैंपल का अपना एक अलग मीन होगा। इसका एक अलग मीन आ गया, इसका एक अलग मीन आ गया, इसका एक अलग मीन आ गया, इसका एक अलग मीन आ गया। अब ये जो इसके मीन है, इन मीन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, इन सारे मीन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इसकी जो शेप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप में आएगी। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिक होता है। यहां पर इसकी शेप कैसी भी हो, ऐसा हो या फिर ये ऐसा हो या फिर ये ऐसा हो, कैसा भी शेप हो, पहले पॉपुलेशन की शेप पहले कैसी भी रही हो, लेकिन जब आप उसमें से सैंपल्स लेते हो कुछ और उनका मीन निकालते हो और उसको जब आप ग्राफिकली प्लॉट करते हो तो यहां से जो कर्व आएगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप में आएगा। तो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो आपको ये बताती है कि इस तरीके से अगर आप सैंपल चूज करते हो तो उनका जो कर्व आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप में आएगा। अब यहां से हम बात करते हैं इसके मीन की। जो आप यहां पर सैंपल मीन निकालोगे और जो पॉपुलेशन का मीन होगा, अगर आपका सैंपल साइज 30 या उससे ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये डिनोट करेगा सैंपल मीन को और ये डिनोट करेगा पॉपुलेशन मीन को। यानी जितने भी मीन हमने ये निकाले ना, इन सब की आप एवरेज निकालते हो तो ये आपके पास सैंपल मीन कहलाई। और जो आपके पास पॉपुलेशन थी ऑलरेडी उसका जो मीन निकालेंगे और ये वाला मीन जो निकालेंगे, दोनों मीन आपस में इक्वल होंगे।
एक चीज़ तो ये बनी आपके पास। दूसरी बात करते हैं वेरिएंस की। जो अब यहाँ पर जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं सबका अपना अपना एक वेरिएंस होगा। इसको हम डिनोट कर देते हैं एस से, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर, SN स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपने ये वेरिएंस निकाले, अगर हम सैंपल वेरिएंस की बात करें तो सैंपल वेरिएंस क्या होगा, जो आपके पास सैंपल वेरिएंस क्या होगा, जो आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस था, पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट करेंगे इससे, इसकी एवरेज। तो ये बनेगा आपके पास सैंपल वेरिएंस। अब यहां से अगर आप इसका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो ये बनेगा आपके पास S इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहां पर आपके पास जितने भी यहां पर पॉपुलेशन वेरिएंस था, उस पॉपुलेशन वेरिएंस को जो आपने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे, जो आपने सैंपल लिया है, सैंपल साइज जो भी होगा आपका, उससे अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसका सैंपल का वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, किसी भी एक सैंपल का वेरिएंस की जब बात करेंगे हम, चाहे आप ये निकाल रहे हो, चाहे आप ये निकाल रहे हो, चाहे आप ये निकाल रहे हो, चाहे कोई सा भी आप निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो टोटल वेरिएंस होगा पॉपुलेशन का उसको इसके सैंपल साइज से डिवाइड कर देंगे। मान लो इसका सैंपल साइज 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर सैंपल साइज इसका 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे। मतलब जिस भी सैंपल का आप निकालना चाह रहे हो, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हो, सैंपल वेरिएंस निकालना चाह रहे हो, उसका जो भी साइज होगा उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल का वेरिएंस निकल जाएगा। तो ये दो फार्मूले हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम से बनते हैं कि जो सैंपल मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर ही होगा, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो उसकी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। अब इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे आपको ये करने हैं। ठीक है, ये सारी कहानी वही है जो आपको मैं बता रहा था अभी। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ द वेट ऑफ द मेल पॉपुलेशन follows the normal distribution. It means and standard deviation are 70 kg and 15 kg. एक पॉपुलेशन है आपके पास, इस पॉपुलेशन का जो मीन है वो 70 kg है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 kg है। इफ ए रिसर्चर कंसीडर द रिकॉर्ड ऑफ 50 मील्स, अब हमने क्या करा, इसमें से हमने एक सैंपल लिया जिसके अंदर 50 मील्स को हमने लिया, देन व्हाट वुड बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चूजन सैंपल। अब जो ये सैंपल आपने चूज किया है, इस सैंपल का मीन क्या होगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो जो फार्मूला था हमारे पास क्या था, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल होंगे तो ये आपके पास 70 आ जाएगा, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट n। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 15 और रूट n आपके पास हो गया 50। 50 को अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 5√2। 5 से इसको कैंसिल करा तो इसका आंसर आ गया आपके पास 3/√2। ऐसे छोड़ सकते हो या आप इसकी वैल्यू डेसिमल में निकाल के इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर स्पेसिफाई किया हो, नहीं तो आप इतना भी छोड़ दोगे तो ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके पास नीचे यहाँ पर है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन वेट इक्वल्स टू दिस। तो मीन वेट इसका 60 kg दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 9 kg दिया है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन। ठीक है, जो लैंग्वेज है थोड़ा सा उसमें चेंज हो सकता है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो मीन ही बोलेगा, सैंपल मीन ही बोलेगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार मतलब सैंपल। इफ सैंपल साइज इज 36, सैंपल साइज 36 है तो सेम फार्मूला यूज करना है आपको। दो आपके पास यहाँ पर म्यू था वो था 60, तो सैंपल मीन 60 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था इसका 9, और सैंपल साइज कितना था 36, तो आ जाएगा 9/6। 3 से करेंगे तो 3 2 जा आ जाएगा 1.5। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि आपके 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आप CLT का यूज़ करके ये क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की। अब ये स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कहता है कि व्हेन वी टेक ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन वी पिक अप वन ऑफ द मेनी सैंपल्स, सम ऑफ देम विल हैव द सेम मीन वेयर एज सम विल हैव द वेरी डिफरेंट मीन।
जब आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेते हो, जैसे अभी हमने कई सारे सैंपल्स लिए थे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी, तो कुछ सैंपल्स का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाएगा, कुछ का मीन जो होगा उससे कम आएगा, कुछ का मीन उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि सब अलग अलग सैंपल्स हैं। तो आप अलग अलग सैंपल देखोगे तो सबके मीन अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन मेजर हाउ मच डिस्पर्सन देर इज लाइकली टू बी इन सैंपल मीन कंपेयर टू द पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन के मुकाबले में जो आपने सैंपल चूज करे उनके भी उनका जो मीन आपने निकाला उसमें कितना कितना डिफरेंस होगा, कितना वेरिएशन होगा। इट मेजर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन। तो कहना क्या जा रहा है, जैसे मान लो आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन मान लो किसी कोई भी डाटा है हमारे पास 50, उसका पॉपुलेशन मीन आ गया। अब हमने उसमें से कुछ सैंपल्स लिए, अब सैंपल्स लिए हमने, किसी का मीन 45 आ गया, किसी का मीन 40 आ गया, किसी का मीन 35 आ गया, किसी का मीन 55 आ गया, किसी का 60 आ गया। इस तरह से आपके पास जो सैंपल आपने लिए हैं अलग अलग उनके मीन आ गए। तो अब यहाँ पर इनका जो इसके मुकाबले में इनमें जो वेरिएंस आ रहा है ना, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और इसका जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है, ये आपको फार्मूला यूज करना है, यानी जो हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में फार्मूला यूज किया था वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज करना है। दोनों फार्मूले सेम है, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। आई थिंक दोनों मतलब आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, तो मीन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसमें एरर क्या आ रहा है। अब एरर में जब आप देखोगे तो आपको एक तो लार्ज एसईएम मिलेगा और एक स्मॉल एसईएम और एक दूसरा लार्ज एसईएम। इसका मतलब क्या हुआ, having large number of observation and all of them being close to the sample mean, large and small standard deviation। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सैंपल आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपकी जो एक्यूरेसी है उतनी ज़्यादा होगी। तो आपने अगर सैंपल लार्ज लिया हुआ है तो उसमें एक्यूरेसी कम होगी, स्मॉल एरर आएगी। लार्ज सैंपल, लार्ज एंड स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन gives us confidence that our estimation of the population mean that is equal the sample mean is relatively accurate। यानी आपका सैंपल अगर लार्ज होगा तो एरर कम आएगी, सैंपल अगर छोटा होगा तो एरर जो होगी उसमें लार्ज आएगी, लार्ज एसईएम। ठीक है, सैंपल छोटा तो आपकी एरर ज़्यादा, सैंपल ज़्यादा तो एरर छोटी, मतलब ये एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। जितना बड़ा आप सैंपल रखोगे उतनी एरर छोटी आएगी, जितना छोटा सैंपल रखोगे एरर उतना ज़्यादा आएगा। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर पहले तो हम 1 सैंपल की बात करते हैं, फिर 2 सैंपल की बात करते हैं। तो 1 सैंपल टेस्ट जो है हमारे पास, अब पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में होता क्या है। जैसे इसका नाम है कि भाई फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, मतलब आप कितने स्वतंत्र हो, एक तरह से आप ये कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप अपने क्लासरूम में जाते हैं, आप क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 वहाँ पर डेस्क हैं, यानी 30 जो सिटिंग कैपेसिटी है क्लास की 30 है। अब पहला स्टूडेंट जब क्लास में एंटर करता है तो उसके पास 30 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो कहीं पर भी रेंडमली कहीं पर भी वो बैठ जाए, एक्सेप्ट अगर टीचर ने कुछ ऐसा ना कर रखा हो, कोई रूल ना बना रखा हो कि रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, 2 यहाँ बैठेगा, ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो पहला स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर करा तो उसके पास 30 ऑप्शंस अवेलेबल है, वो कहीं भी बैठे जाके। उसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट आता है उसके पास एक ऑप्शन कम हो गया क्योंकि एक स्टूडेंट तो ऑलरेडी सीट ऑक्यूपाई कर चुका है। तो अब जो सेकंड वाला स्टूडेंट आता है उसके पास 29 ऑप्शन होते हैं। ऐसे थर्ड स्टूडेंट आता है उसके पास ऑप्शन जो है वो एक कम हो जाता है, 28 हो जाते हैं। फोर्थ आता है तो 27 हो जाते हैं। तो इस तरह से करते 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 29 स्टूडेंट्स क्लासरूम में आ चुके हैं। तो हर एक को कुछ ना कुछ चॉइस मिली है, चाहे चॉइस कम मिली चाहे ज़्यादा मिली, लेकिन चॉइस तो थी ना उनके पास। जब 29 स्टूडेंट भी आया था क्लास में तो 28 सीट ऑक्यूपाई हो चुकी थी, उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, या तो वो इधर बैठ जाए या वो इधर बैठ जाए। तो वो उसने अपनी चॉइस चूज़ करी और वो बैठ गया। अब उसके बाद सबसे जो लेट कमर है वो आया क्लास के अंदर। अब उसने जैसे ही क्लास में घुसा उसने देखा था सारी सीट तो यार ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 29 के 29 स्टूडेंट आ चुके हैं, सीट एक ही खाली है। दैट मीन्स उसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी सीट वो चूज़ कर सके। उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, जो सीट बची हुई है वो उसे वही मिलेगी और कोई उसका चांस नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो 29 स्टूडेंट्स थे उनके पास एक फ्रीडम थी अपनी सीट चूज़ करने की।
तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला बन जाता है 30 माइनस 1 29, यानी n माइनस 1। तो फार्मूला क्या बना इसका, n माइनस 1 फॉर द वन सैंपल टेस्ट। अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ सैंपल है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए n माइनस 1। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लो कोई पार्टी हो रही है एक। अब पार्टी में एक कई होते हैं ना घर में, थोड़े से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को बड़ा लाड प्यार करते हैं, तो या वो ले आए चॉकलेट्स। अब वो लेकर आए 50 चॉकलेट ले आए। अब बच्चे कई सारे हैं घर में, ठीक है, मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, थोड़ा कम ही ले लेते हैं, मान लो 6 बच्चे। अब सारे बच्चे चॉकलेट्स मांगने लगे तो उन्होंने रैंडमली किसी को 5 चॉकलेट दे दी, किसी को 10 चॉकलेट दे दी, किसी को 8 चॉकलेट दे दी। तो इस तरह से मान लो उसने जो पहले वाला उनके पास आया, तो उस समय क्योंकि स्टार्टिंग में आया था चॉकलेट ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा भैया ले जा तू 10 चॉकलेट ले जा या 12 चॉकलेट ले जा। अब पहले वाला बच्चा खुश, 12 चॉकलेट ले गया। अब दूसरा वाला बच्चा आया कि भाई चॉकलेट तो मुझे भी चाहिए। अब वो गया भाई, उसने देखा यार एक और आ गया, चलो इसको एक कम दे देता हूँ, मैं 11 चॉकलेट दे देता हूँ। तो 11 चॉकलेट उसे मिल गई। अब तीसरा आया तो तीसरे ने कहा भाई मुझे भी चॉकलेट चाहिए, उसने कहा कि भाई मैं तेरे को चल 9 चॉकलेट्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर उनके पास फ्रीडम थी कि वो उनको चॉकलेट्स दे सकते थे। उन्हें सारी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, रखना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं रखना, सारी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो भाई यहाँ पर यहाँ तक आ गए। उसके बाद चौथा आया तो उसको भी उन्होंने 9 चॉकलेट्स दे दी। अब जो पांचवा आया, पांचवे को उसने कहा कि भाई चल ले तू भी कुछ चॉकलेट ले जा, तो 8 चॉकलेट उसने उसको दे दी। अब उनके पास देखो कितना हो गया टोटल, 11 और 9 20, तो ये हो गया 20 30 32, 32 और 9 41, 41 और 8 49। तो 49 49 चॉकलेट्स तो वो बांट ही चुके हैं, 49 चॉकलेट्स तो वो बांट ही चुके हैं। अब इन 49 चॉकलेट्स के बाद जब ये छठा बच्चा आएगा, सबसे ज़्यादा घाटे में ये रहेगा। अब उनके पास चॉकलेट तो एक ही बची है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, एक ही चॉकलेट उन्हें देनी पड़ेगी। जिन बच्चों को चॉकलेट दे दिए उनसे वापस तो लेंगे नहीं, वापस लेंगे तो बच्चे भाई है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और नाराज़ हो जाएंगे। तो चॉकलेट वो वापस नहीं ले सकते। उनके पास जो भी बची है वो एक चॉकलेट उन्होंने इस छठे वाले बच्चे को दे दी। वो अलग बात है कि बाद में उसको आश्वासन दे दिया तेरे को मैं बाद में कुछ और दिला दूंगा, नाराज़ मत हो भाई। तो इस तरह से उन्होंने 50 चॉकलेट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो जब तक उनके पास ये 5 बच्चे आए तब तक उनके पास फ्रीडम थी कि वो उसको चाहे वो 9 दे देते, चाहे 8 दे देते, चाहे 5 दे देते, चाहे 10 दे देते। लेकिन जब ये छठा वाला आया और उनको सारी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी तो उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। जितनी भी उनके पास थी वो उन्हें देनी ही पड़ी, चाहे वो कम थी चाहे वो ज़्यादा थी। तो इस तरह से यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 6 बच्चे थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनी 6 माइनस 1 5, यानी जो 5 बच्चे थे इन 5 बच्चों के लिए उनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। तो इस तरह से जो वन सैंपल टेस्ट होता है उसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर हम बात करें जब 2 सैंपल टेस्ट की हम बात करते हैं तो 2 सैंपल टेस्ट में 2 हमारे पास ग्रुप्स हो जाते हैं अलग अलग। ठीक है, एक ग्रुप अलग हो गया, एक ग्रुप अलग हो गया। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ सैंपल हैं, इसमें जितने भी नंबर ऑफ सैंपल हैं, तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगा n-1, n1 ले लेते हैं उसको n2, यहाँ से ले लेते हैं n2-1 और इनका टोटल कर देते हैं तो n1 प्लस n2-2, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो जब 2 सैंपल टेस्ट आप करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा n1 प्लस में n2-2। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 1, इवेल्युएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गिवन सैंपल और सीक्वेंस। तो कितने सैंपल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या बनेगा 10-1 यानी 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जिससे हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल 3 में, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सीक्वेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, 2 सैंपल हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर जो n है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n1 की वैल्यू 8 है, 1 2 3 4 5 6, n2 की वैल्यू 6 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या बनेगा 8 प्लस 6 माइनस 2, यानी 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12। ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हैं। ये तो ये सारी चीज़ समझने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो होगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।